हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर मोशन के अंतर्गत वेलोसिटी या वेग की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने स्पीड या चाल क्या होती है, यह कितने प्रकार की होती है और इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स के लिए सॉल्व किया था। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो वेलोसिटी या स्पीड। तो स्टूडेंट्स, जो वेलोसिटी होती है या वेग होती है, इसको हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं और यह चाल से किस प्रकार से अलग होती है। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों में काफ़ी कम अंतर होता है, काफ़ी कम डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम लिखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु की चाल 40 किलोमीटर पर आवर है, तो क्लियर है यह इस वस्तु की चाल है या स्पीड है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि इसी वस्तु की चाल 40 किलोमीटर पर आवर पूर्व की ओर है, टुवर्ड्स ईस्ट है, तब यह इसकी चाल नहीं कहलाती है, बल्कि यह इस वस्तु का वेग या वेलोसिटी कहलाती है। तो क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में क्या अंतर होता है और जिससे कि हम चाल में और वेग में डिफरेंस कर सकते हैं। तो इसमें एक काफ़ी छोटा सा डिफरेंस आता है, वह आता है डायरेक्शन का या दिशा का। जब हम चाल को दिशा के साथ व्यक्त करते हैं, तब इसे चाल को दिशा के साथ व्यक्त करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं, तब इसे वेग कहते हैं या वेलोसिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि वेलोसिटी या वेग को लिखने के लिए हमें डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। मैग्नीट्यूड और यूनिट, परिमाण और मात्रक तो होता ही है। तो क्लियर है कि ये वेलोसिटी या वेग एक वेक्टर क्वांटिटीज है या सदिश राशि होती है। अब क्वेश्चन आता है कि इस सदिश राशि या वेग के लिए हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, यह क्या होता है। आप विस्थापन को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, तो आपका आंसर होता है किसी निश्चित डायरेक्शन में या दिशा में चली गई दूरी विस्थापन कहलाती है। किसी डायरेक्शन या दिशा में तय की गई दूरी डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहलाती है। और क्लियर है कि जो वेग होता है, वेग में भी हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है, एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी चाहिए होती है। तो इससे ये पॉइंट क्लियर होता है कि जो वेग होता है, वेग विस्थापन के साथ रिलेटेड रहता है, विस्थापन के साथ संबंधित रहता है, और इसी विस्थापन के आधार पर हम वेग के लिए परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो वेलोसिटी की जो पहली डेफिनेशन होती है, वह वेग के आधार पर होती है, सॉरी वेग नहीं, विस्थापन के आधार पर होती है, डिस्प्लेसमेंट के आधार पर होती है। और अब क्वेश्चन आता है कि इसे हम विस्थापन के आधार पर कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में हम इसे व्यक्त कर सकते हैं कि विस्थापन के परिवर्तन की
दर को किसी वस्तु के विस्थापन की परिवर्तन की दर को किसी वस्तु के विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं या वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर हो जाता है। यह एक सदिश राशि होती है क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वह भी सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटीज होती है। इसके अतिरिक्त जो वेग होता है यह डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंड करता है, और दर, जहां भी दर आ जाता है उसमें अपॉन टाइम हो जाता है। तो क्लियर है, यह दो राशियों पर डिपेंड करती है, या इसे व्यक्त करने के लिए हमें दो राशियों की आवश्यकता होती है। तो एक पॉइंट और क्लियर हो जाता है कि यह एक व्युत्पन्न राशि है, डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है। यह एक डिराइव्ड क्वांटिटीज या व्युत्पन्न राशि होती है। क्वेश्चन आता है कि व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होता है वह राशि जिसे हम दो या दो से अधिक राशियों के द्वारा प्राप्त करते हैं, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। तो ये पॉइंट अपना क्लियर हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि हम वेग के लिए किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी के लिए किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है। तो क्लियर है, विस्थापन के परिवर्तन की दर, और मैंने आपको बताया था जहां भी दर आती है उसमें हम अपॉन टाइम कर देते हैं, तब वेग इक्वल टू होता है विस्थापन बटे या विस्थापन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या समय अंतराल, टाइम पीरियड। डिस्प्लेसमेंट अपॉन समयानंतराल। क्लियर हो जाता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड। तो अब क्वेश्चन आता है कि जब हम डिस्प्लेसमेंट और समय अंतराल के द्वारा वेग को व्यक्त करते हैं तब इस वेग का फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला तो बता ही दिया है, इसका मात्रक क्या होता है। तो अब हम इसका मात्रक देखते हैं। इसका मात्रक हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इसको रफ किया, तब इसको रफ करने के बाद हम इसका जो यूनिट है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको देखते हैं। जो वेग का मात्रक होता है वह वास्तव में इन दोनों के मात्रकों पर निर्भर करता है। वेग या डिस्प्लेसमेंट का, वेग या वेलोसिटी का मात्रक इक्वल टू विस्थापन का मात्रक, और जो विस्थापन का मात्रक होता है वह होता है मीटर। समय अंतराल, इसका मात्रक होता है सेकेंड। तो क्लियर है, वेग का जो मात्रक होता है वह हो जाता है मीटर, अपॉन में है सेकेंड, इसे कर देते हैं प्रति। इसे हम प्रति पढ़ते हैं या पर पढ़ते हैं, मीटर प्रति सेकेंड या मीटर पर सेकेंड। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड -1, क्योंकि सेकेंड की पावर यहां पर 1 है, ऊपर जाती है तब माइनस की हो जाती है, या -1 की जगह पे हम प्रति सेकेंड भी लिखते हैं। तो यहां पर हमें वेलोसिटी की डेफिनेशन, किस प्रकार की राशि है, इसकी कैलकुलेशन किस सूत्र के द्वारा करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है, हमें सारी चीजें ज्ञात हो जाती हैं। अब क्वेश्चन आता है, क्या हम वेलोसिटी के लिए किसी दूसरी डेफिनेशन के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं, या वेलोसिटी को हम दूसरी डेफाइन भी दे सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ,
जो वेलोसिटी की सेकंड डेफिनेशन आती है वह इसके फार्मूला से आती है, और जो उसका फार्मूला होता है इसको हम हिंदी में ही लिखते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड। डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अपॉन टाइम पीरियड समय अंतराल। क्लियर हो जाता है। और यदि समय अंतराल या टाइम पीरियड 1 सेकेंड हो तब क्या होगा? तब इस कंडीशन में वस्तु का जो वेग होता है वह इसके द्वारा तय किए गए विस्थापन के बराबर हो जाता है, और इसी आधार पर हम वेलोसिटी के लिए डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? तब 1 सेकेंड, इसको हम यहां से शुरू करते हैं 1 सेकेंड से। किसी वस्तु में या गतिमान वस्तु में 1 सेकेंड में होने वाले विस्थापन को वेग या वेलोसिटी कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु में या गतिशील वस्तु में एक सेकेंड में या एकांक समय में, 1 सेकेंड के लिए हम एकांक समय भी बोलते हैं, 1 सेकेंड में होने वाले विस्थापन डिस्प्लेसमेंट को वस्तु का वेग या वेलोसिटी कहते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटीज होती है, यह एक ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती है। क्लियर हो गया है। और इसे व्यक्त करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की, परिमाण की, मैग्नीट्यूड की और इसके मात्रक की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता चुका हूं 40 किलोमीटर पर आवर ये वस्तु की स्पीड होती है, लेकिन जब हम बोलते हैं 14 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट या 40 किलोमीटर पर आवर पूर्व की ओर, तो क्लियर है यह वस्तु की वेलोसिटी हो जाती है, वेग हो जाती है। तो क्लियर है, यहाँ पे आपने वेग क्या होता है और चाल क्या होती है इसके बारे में स्टडी कर ली है। अब क्वेश्चन आता है कि जो वेलोसिटी होती है, वेग होता है, यह कितने प्रकार का होता है। तो अब हम इसके प्रकार की स्टडी करेंगे कि वेग कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में आपने जो टाइप्स ऑफ स्पीड की स्टडी की थी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी भी लगभग उतने ही प्रकार की होती है, उसी प्रकार की होती है। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेग के प्रकार, इसको आपको सिंपल वे में समझना है। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, पहली होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या एक समान वेग। यूनिफॉर्म वेलोसिटी या एक समान वेग। और जो दूसरी टाइप्स की वेलोसिटी होती है वह कहलाती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी।
असमान वेग। वेरिएबल वेलोसिटी, नॉन वेरिएबल वेलोसिटी, एक समान वेग एवं असमान वेग। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक समान वेग क्या होता है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। एक समान वेग, तो जो एक समान वेग होता है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है वह किस पे डिपेंड करेगी। तो आपको ध्यान होगा कि जो वेलोसिटी होती है वह डिस्प्लेसमेंट और समय अंतराल या टाइम पर डिपेंड करती है। तो क्लियर है, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, एक समान वेग होगा, वह भी विस्थापन पर और टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है। तो अब इसमें क्वेश्चन आता है कि जो एक समान वेग है उसको हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। एक समान वेग, तो पहले हम देखते हैं इसको चाल के आधार पर या दूरी के आधार पर। जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में, जब हमने निश्चित दिशा लिखी है तो निश्चित दिशा के साथ दूरी आती है, क्योंकि विस्थापन में दूरी अंतर्निहित होती है, इसी के अंदर रहती है। जब भी हम विस्थापन बोलते हैं तो उसमें दूरी अपने आप दी हुई रहती है, लेकिन जब हम बोलते हैं किसी निश्चित दिशा में तब इसमें हमें दूरी लिखनी पड़ती है। किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, यही क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। लेकिन जब हम लिखते हैं विस्थापन, तब विस्थापन का मतलब ही यह हो जाता है कि किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी ही विस्थापन होती है। और इन दोनों के आधार पर हम एक समान वेग के लिए परिभाषित कर सकते हैं। इसकी जो पहली परिभाषा है वह इसके आधार पर देंगे कि किसी वस्तु के द्वारा या जब कोई वस्तु समान समय में जब कोई वस्तु समान समय में निश्चित दिशा में समान समय में निश्चित दिशा में या डायरेक्शन में समान दूरी तय करती है। निश्चित समय में या समान समय में निश्चित दिशा में समान दूरी तय करती है तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाता है। इसकी एक डेफिनेशन ये हो जाती है इसके आधार पर। दूसरे जो उसकी डेफिनेशन आती है वह डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन के आधार पर आती है। विस्थापन के आधार पर इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, जब किसी वस्तु में समान समय में समान विस्थापन होता है
समान समय में समान विस्थापन होता है तो इसका वेग यहां पर उसका लिखा, यहां पर आप इसका कर लें, तो इसका वेग एक समान वेग कहलाता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। इसके बाद असमान वेग या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो जो असमान वेग होता है उसकी डेफिनेशन भी हम इन्हीं दोनों फैक्ट्स के आधार पर दे सकते हैं, इन्हीं दोनों तथ्यों के आधार पर दे सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपकी समझ में आ गए होंगे। समान समय में निश्चित दिशा में समान दूरी, क्लियर है। समान समय यहां पे लिख लिया मिनट। इस तरह से एक सिंपल सा छोटा सा एक चार्ट बना ले। यहां पर लिख लिया समय मिनट में, डिस्टेंस मीटर में। मिनट 5, 10, 15, 20, डिस्टेंस 1, 2, 3 और 4 किलोमीटर कर दे। यहाँ पे 5 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर से 5 मिनट बाद यानी 10 मिनट में 2 किलोमीटर, फिर 5 मिनट बाद 3। तो क्लियर है, वस्तु यहाँ पर प्रति 5 मिनट में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर रही है, या 1 किलोमीटर का इसमें विस्थापन हो रहा है। तो क्लियर है, या इसका एक समान वेग कहलाता है। इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या असमान जो वेग होता है, हम इसकी स्टडी करते हैं। तो जो असमान वेग होता है इसकी डेफिनेशन इसी में छिपी हुई रहती है। ये तो आप जानते ही हैं, किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है, और दूसरी चीज विस्थापन ही होता है। तो इसकी जो पहली डेफिनेशन आती है, जब कोई वस्तु समान समय में निश्चित दिशा में, यहां पर जो समान था इसकी जगह पर आपको करना है असमान, दूरी तय करती है, तो इसका वेग यहां पर भी आपको लिखना है असमान वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी कहलाता है। तो ये इसकी एक डेफिनेशन बन जाती है। दूसरी डेफिनेशन, जब किसी वस्तु में समान समय में, यहां पर आपको लगाना है समान समय में असमान विस्थापन होता है, तो इसका वेग असमान वेग कहलाता है। ये असमान वेग की दोनों डेफिनेशन हो जाती है। एक समान वेग की भी डेफिनेशन इसी में है और असमान वेग की भी डेफिनेशन इसी में है। जब आप एक के लिए आ से रिप्लेस कर देते हैं एक समान वेग में, तब आपको किसकी परिभाषा मिल जाती है? असमान वेग की। क्लियर हो जाती है यहाँ पे ये टॉपिक। अब इसके बाद इसका जो चार्ट है उसको हम देखते हैं। समान समय, पहले 5 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर दूसरे के 5 मिनट में या 3 किलोमीटर चली जाती है, फिर लास्ट 5 मिनट में यह 4 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस इसके द्वारा जो कवर की गई है वह हो जाती है 4, और 20 में ये हो जाती है 7। तो क्लियर है, यह पहले 5 मिनट में, फर्स्ट 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है, सेकंड 5 मिनट में टोटल डिस्टेंस इसने 3 किलोमीटर तय की तो 2 किलोमीटर जाएगी, और जो थर्ड 5 मिनट है 15 मिनट वाला 10 से 15, इसमें यह फिर से 1 किलोमीटर गई है, और जो लास्ट का 5 मिनट है इसमें यह 3 किलोमीटर जाती है। तो क्लियर है, ये वस्तु समान समय में असमान विस्थापन प्रदर्शित कर रही है, अतः इसका वेग असमान वेग होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने एक समान वेग और असमान वेग की जो एग्जाम्पल थे उसकी स्टडी कर ली है। यहाँ पर एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है
कि जब एक समान वेग होता है तब वस्तु का जो त्वरण होता है, एक्सीलरेशन होता है, वह शून्य होता है। लेकिन जो असमान वेग होता है, असमान वेग में वस्तु का त्वरण पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम जो थर्ड वेग है, त्वरित वेग, उसकी स्टडी करते हैं। एक्सीलरेशन या एक्सीलरेटेड वेलोसिटी की स्टडी करते हैं कि ये क्या होती है। थर्ड वेलोसिटी, थर्ड वाला जो अपना आता है वह आता है एक्सीलरेटेड एक्सीलरेटेड मोशन या त्वरित गति। त्वरित गति किसे कहेंगे? जब आप गाड़ी का एक्सीलरेटर लेते हैं, यूं घुमाते हैं, तब गाड़ी की स्पीड बढ़ती है या घटती है? तो आपको पता है कि जब भी आप किसी गाड़ी का एक्सीलरेटर घुमाते हैं या फोर व्हीलर में जब इसका एक्सीलरेटर दबाते हैं तब गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। तो क्लियर है, जब इसमें वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन भी होगा। यही त्वरित गति है, जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है। समय के साथ बढ़ता है तब इसकी गति त्वरित गति कहलाती है या एक्सीलरेटेड मोशन कहलाती है। क्लियर हो जाती है एक्सीलरेटेड मोशन जब वेग समय के साथ बढ़ता है और इसका जो त्वरण होता है, एक्सीलरेशन होता है, वह धनात्मक होता है। स्टूडेंट्स, त्वरण क्या है? त्वरण कितने प्रकार का होता है और त्वरण के आधार पर गति के समीकरणों को हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, लॉ ऑफ इक्वेशन वाले हैं उनको हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, इसकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। और जो फोर्थ होता है वह होता है रिटार्डेशन या मंदन। इसका उल्टा होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन या मंदन। क्लियर है, जब आप एक्सीलरेटर डाउन करते हैं या फोर व्हीलर में जब इसको एक्सीलरेटर को दबाना छोड़ देते हैं गाड़ी के, तब क्या होता है, गाड़ी की जो वेग होती है वह वेग कम हो जाती है और यही क्या कहलाता है, मंदन। अर्थात जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तब इसे हम कहते हैं मंदन या रिटार्डेशन। वेग समय के साथ घटता है तब इसे हम मंदन या रिटार्डेशन कहते हैं। गाड़ी के वेग का कम होना, स्पीड का भी कम होना निश्चित डायरेक्शन में मंदन कहलाता है। और मंदन में जो त्वरण होता है, एक्सीलरेशन होता है, यह नेगेटिव होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने वेग के जो डिफरेंट प्रकार थे और जो गतियां थी, त्वरित गति और
मंदन, इसकी भी स्टडी यहाँ पर कर ली है। जब किसी वस्तु का वेग इंक्रीज होता है या बढ़ता है तब इसे हम बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोशन, और जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ कम होता है तब इसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन। इसके बाद एक और होता है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तात्कालिक वेग। स्पीड विथ डायरेक्शन के लिए क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तात्कालिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या तात्कालिक वेग किसी निश्चित समय पर या क्षण पर वस्तु का जो वेग होता है उसे तात्कालिक वेग कहते हैं या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। किसी निश्चित क्षण पर वस्तु का जो वेग होता है इसे हम तात्कालिक वेग कहते हैं। जैसे किसी समय किसी वस्तु का जो वेग है वह 14 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की ओर है, तो ये इसका तात्कालिक वेग कहलाता है। सामान्यतः हम तात्कालिक चाल की गणना स्पीडोमीटर के द्वारा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने वेग क्या होता है, वेग कितने प्रकार का होता है, इसकी डेफिनेशन की स्टडी कर ली है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हम कई बार कंफ्यूज होते हैं कि स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है, तो अब हम इसकी एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो पाते हैं। इसको अब रफ करते हैं और इसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह कंपैरेटिव स्टडी का रहेगा, जिसको डिफरेंस तो नहीं बोलना चाहिए, कंपैरेटिव स्टडी बोलना चाहिए, तुलनात्मक अध्ययन। क्लियर हो जाता है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। comparative study of speed and velocity अर्थात चाल व वेग का तुलनात्मक अध्ययन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं अपना एक टॉपिक, फिर यहाँ पर लिखते हैं स्पीड, फिर लिखते हैं वेलोसिटी। क्लियर है? स्पीड हम किसे कहते हैं, तो जो उसकी पहली डेफिनेशन हुई थी स्पीड की वह कहलाती थी दूरी के परिवर्तन की दर को। क्लियर है? इसका जो पहला टॉपिक अपना आया था दूरी के परिवर्तन की दर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन के परिवर्तन की दर, डिस्प्लेसमेंट के परिवर्तन की दर। क्लियर हो जाती है। सेकंड टॉपिक इसमें हम लेते हैं, इसकी जो सेकंड डेफिनेशन थी, स्पीड क्या होती है? एक सेकंड में तय की गई दूरी के लिए हम स्पीड कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे? एक सेकंड में तय किया विस्थापन स्पीड नहीं, वेलोसिटी कहलाता है। तय किया विस्थापन या एक सेकंड में होने वाला विस्थापन वस्तु का
वेग कहलाता है। इसके बाद जो अपना थर्ड पॉइंट आता है वह आता है इसे हम कैसे व्यक्त करते हैं। तब चाल को व्यक्त करने के लिए परिमाण, मैग्नीट्यूड, प्लस मात्रक यूनिट की आवश्यकता होती है। प्लस मात्रक यूनिट की आवश्यकता होती है, जबकि इसे व्यक्त करने के लिए वेलोसिटी को व्यक्त करने के लिए परिमाण की, मैग्नीट्यूड की, मात्रक की और परिमाण और मात्रक के साथ दिशा या डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। क्लियर हो जाता है। और जो फोर्थ पॉइंट इसमें आता है कि इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, अर्थात यह अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटीज है और यह सदिश राशि है या वेक्टर क्वांटिटीज है। क्लियर हो जाता है फोर्थ। और जो फिफ्थ पॉइंट आता है कि जो स्पीड होती है, स्पीड पॉजिटिव हो सकती है या जीरो हो सकती है, लेकिन जो वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जब हमारा त्वरण नेगेटिव होता है तब ये वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाती है। और इसमें कोई समानता दोनों में, तो इनमें समानता होती है कि दोनों का जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड और इसका भी जो मात्रक होता है वह भी मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर हो जाता है। तो ये स्पीड और वेलोसिटी की एक कंपैरेटिव स्टडी थी जिससे आप आसानी से समझ सकते। इसके बाद हम इसमें कोई जो न्यूमेरिकल होते हैं, अब उस न्यूमेरिकल्स के लिए सॉल्व करते हैं। इसको रफ करते हैं सबसे पहले। क्या इसमें अब कोई न्यूमेरिकल, तो उसमें न्यूमेरिकल से ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, क्योंकि जब तक आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते हैं आपके फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वह क्लियर नहीं होते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल इसमें से लेते हैं। सबसे पहला रवि अपने घर से 600 मीटर दूर स्थित अलग कर देते हैं, दूर बाजार से 10 मिनट में वापस आता है। रुकता नहीं है, वहां पे जाता है और आता है। इसकी चाल, स्पीड, वापस यहां पर आप और लिख दें घर। इसकी चाल, स्पीड व वेग, वेलोसिटी की गणना कीजिए। इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो आप सबसे पहले यही सोचते हैं कि ए इसका घर है, ए बाजार है,
और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बाय डिस्टेंस 600 मीटर है। क्लियर है? तब सबसे पहले हम देखते हैं इसकी, क्लियर है? तो घर से बाजार की दूरी, यहीं पर लिखते हैं इसको, घर से बाजार की दूरी कितनी है? लिखते हैं आप 600 मीटर। घर से बाजार आने जाने में तय दूरी छः सौ मीटर जाता है, 600 मीटर आता है, इक्वल टू हो जाता है 1200 मीटर। क्लियर है? घर से बाजार आने जाने में लगा समय, घर से बाजार आने जाने में लगा समय, कुल कितना समय लगाता है इसको? 10 मिनट, इक्वल टू 10 इंटू 16 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60। तो उसको कुल कितना सेकेंड लगा? 600 सेकेंड। अतः इसकी चाल कितनी आएगी? अतः रवि की चाल इक्वल टू होता है तय की गई दूरी अपॉन कुल समय, दूरी बटे समय। तब इसने कुल कितनी दूरी तय की थी? 1200 मीटर। समय लगा इसको 600 सेकेंड। तो इसकी चाल आ जाती है 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? और इसका जो विस्थापन आएगा, अब आप इसका विस्थापन देखें। विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में अंतर होता है। तो ये घर से बाजार गया और बाजार से वापस घर आ गया, यानी कि इसका जो विस्थापन था वह कितना था? 0। तब इसका जो वेग हो जाता है विस्थापन बटे समय अंतराल, वेग इक्वल टू विस्थापन अपॉन टाइम पीरियड इक्वल टू 0 अपॉन 100 इक्वल टू डबल 0 मीटर पर सेकेंड। तो क्लियर है कि यह संभव है किसी वस्तु की स्पीड तो हो लेकिन उसकी वेलोसिटी नहीं हो। क्लियर है? कई ऐसे एग्जाम्पल मिल जाते हैं जिनमें विस्थापन 0 होता है, उन्हीं कंडीशन में इस तरह की स्थिति बनती है। इसके बाद एक और होता है औसत वेग, वो छूट गया था। अब औसत वेग किसे कहेंगे? कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल, अर्थात कुल डिस्प्लेसमेंट का कुल या टोटल टाइम से जो अनुपात होता है उसे हम औसत वेग कहते हैं। औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, ये भी एक प्रकार का वेग है, ये छूट गया था। औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी किसे कहेंगे? कुल विस्थापन किसी वस्तु के टोटल डिस्प्लेसमेंट का टोटल विस्थापन में लगे समय से जो अनुपात होता है, अनुपात मीन्स अपॉन, इसे हम औसत वेग
कहते हैं। कुल विस्थापन का कुल समय अंतराल से जो अनुपात होता है इसे हम कुल विस्थापन का कुल समय अंतराल से जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं इसी आधार पर एक कि कोई वस्तु साठ किलोमीटर पर आवर की कोई वस्तु पूर्व की ओर लिख दें, निश्चित दिशा भी हो जाएगी। कोई वस्तु पूर्व की ओर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 0.24 आवर तक चलती है। फिर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 0.48 आवर तक चलती है और अंत में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 0.36 आवर तक चलती है। इस वस्तु के औसत वेग की गणना कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। तो क्लियर है, जो वेग होता है, वेग के लिए हमें चाहिए क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तब डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन इक्वल टू कितना हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टी। विस्थापन इक्वल टू कितना हो जाता है? वेग गुणित समय। विस्थापन बराबर हो जाता है वेग गुणित समय। तो क्लियर है। सबसे पहले हम देखते हैं 0.24 आवर में विस्थापन कितना होता है। तो इसका वेग कितना है 0.24 में? 16 इंटू 0.24। जब इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 16 इंटू 0.24 से, तभी आता है लगभग 14.4 किलोमीटर। जब मल्टीप्लाई कर देंगे इतना आ जाएगा, इतना ही आएगा लगभग। ठीक, इसके बाद इसका जो दूसरा है 0.48 आवर में, इसमें कितना विस्थापन होता है? तो 0.48 ए जाती है 50 किलोमीटर पर आवर से। 50 इंटू 0.48 इक्वल टू आता है लगभग अबाउट 9.2 किलोमीटर। इसके बाद 0.36 आवर में इसमें कितना विस्थापन होगा? 0.36 आवर, यहाँ पे 40 था लगभग, इसमें 48 ए जा रही है 40। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब देखते हैं ये कितना आएगा, लगभग इतना ही आएगा इसमें 19.2। इसके बाद 0.36 आवर, और 0.36 आवर ए जाती है 50 से। 50 इंटू 0.36 इक्वल टू आता है लगभग 18.0 किलोमीटर। तो क्लियर है। ये हो जाता है टोटल टाइम। टोटल टाइम इसको लिख दिया टीटी से।
जब आप इसको जोड़ते हैं टोटल टाइम के लिए तब ये आता है टोटल टाइम 8 1.08 आवर टोटल टाइम। और जब आप टोटल डिस्प्लेसमेंट जोड़ते हैं ये आ जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसको लिख दिया टीडी। टीडी इक्वल टू ये आता है लगभग 426 10 और 4 13 21 1 3 5 51.6 किलोमीटर क्लियर हो जाता है। तब इसका जो वेलोसिटी आती है इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम आपको ये कर देना है। तब टोटल डिस्प्लेसमेंट ये कितनी आएगी आपकी, टोटल डिस्प्लेसमेंट है 51.6 अपॉन टीडी 1.08 और जब आप इसको डिवाइड करते हैं तब ये आती है, इसको डिवाइड करके देखते हैं कैलकुलेटर से ही, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 51.8 डिवाइड बाई 1.08 इक्वल टू 47.9। इसकी वेलोसिटी आ जाती है 47.9 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स, किस डायरेक्शन में है, पूर्व, पूर्व मीन्स ईस्ट। क्लियर हो जाता है। तो ये इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाती है। क्लियर है, आपने कैसे निकाला है, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया समय से, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया और टोटल टाइम टीटी निकाल लिया, दोनों का डिवाइड कर दिया तो ये आपका आंसर आ जाता है एवरेज वेलोसिटी का। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपने जो वेलोसिटी होती है कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की होती है, स्पीड में और वेलोसिटी की जो कंपैरेटिव स्टडी है उसकी भी स्टडी कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सीलरेशन देखेंगे, त्वरण देखेंगे और त्वरण के साथ ये जो त्वरित गति है, एक्सीलरेटेड मोशन है, रिटार्डेशन है, ये इसके किस प्रकार से चेंज होता है इसकी भी स्टडी करेंगे। तो आप इस वीडियो के लिए लाइक कर लें, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और लगातार मेरे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। ये आपको आगे की जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।